हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज़ लव बब्बर और आज आप अपनी जावास्क्रिप्ट के थर्ड लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें आप पढ़ेंगे ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल्स के बारे में। बहुत सारी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बहुत सारी इफ़, कंडीशन, एल्स, स्टेटमेंट, स्विच, एक्सप्रेशन सब कुछ आप पढ़ने वाले हैं। सारे के सारे कंट्रोल फ्लो के लॉजिक, सारे के सारे ऑपरेटर के टाइप्स और उनका बिहेवियर समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के थर्ड लेक्चर के साथ। ठीक है? चलो। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है आज की क्लास के अंदर वो ये है कि भैया ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर का मतलब समझाओ। हम स्टॉक मार्केट वाले नहीं हैं तो हमारे यहाँ पर ऑपरेटर का मतलब अलग होगा। तो ऑपरेटर मतलब कहीं न कहीं ये वर्ड ऑपरेशन से रिलेटेड है, राइट? कहीं न कहीं ये वर्ड ऑपरेशन से रिलेटेड है। ऑपरेशन यानी कोई काम ये करता होगा। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस सिंबल के बारे में तो ये वाला सिंबल क्या काम करता है? ये सिंबल एडिशन करता है। ठीक है? अगर मैं बात करूँ इस सिंबल के बारे में तो ये सिंबल क्या करता है? सब्ट्रैक्शन करता है। अगर मैं बात करूँ इस सिंबल के बारे में ये मल्टीप्लिकेशन करता है। अगर मैं बात करूँ इस सिंबल के बारे में तो ये डिवीजन करता है। तो ऐसे सिंबल जो एक मीनिंग कैरी करते हैं, जो एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उन सिंबल्स को मैं क्या कह देता हूँ? मैं उन्हें ऑपरेटर कह देता हूँ। सिंपल, खत्म, इतना ही था। तो ये सिंबल जो एक स्पेसिफिक मीनिंग कैरी कर रहे हैं, स्पेसिफिक पर्पस कैरी कर रहे हैं, स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इतनी ही कहानी होती है, इससे कुछ डिफिकल्ट है नहीं। अब जब ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो ऑपरेटर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल टाइप ही होगा, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो हर एक टाइप को पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट तुम्हें लेके चलता हूँ मैं कोड हेल्प की वेबसाइट पर। तो हम गए गूगल पर, हमने बोला जी codehelp.in और यहाँ पर हम गए ट्यूटोरियल सेक्शन के अंदर। यहाँ पर लाइट थीम करी मैंने, मुझे वो अच्छी लग रही है आजकल। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और बेसिक्स में हम गए ऑपरेटर्स के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स आपने पढ़ लिए कि मेरे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट है, कंपैरिजन है, लॉजिकल है, बिटवाइज है, टर्नरी है, हर प्रकार की चीज़ें हैं। जनरली टर्नरी ऑपरेटर को ऑपरेटर सेक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, कंडीशनल्स के अंदर ही रखा जाता है, बट ठीक है हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है? हर एक ऑपरेटर को विद एग्जांपल्स यहाँ पर समझाया गया है, डिस्कस करेंगे हम सारी की सारी इसी लेक्चर के अंदर। लेट्स से आप खुद से भी अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से आप सभी के लिए तैयार की गई है। हमारी पूरी डॉक्यूमेंटेशन की टीम है जहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे, बहुत मेहनती बच्चे हैं, आईआईटी से ही बच्चे वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने लीड कोड पर 1000-1500 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो बहुत ही अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति यहाँ पर इसे क्रिएट कर रहे हैं। आपका फीडबैक हम अप्रिशिएट करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसको। ठीक है? तो ये आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है आगे बढ़ने से पहले कि हमने रिसेंटली एक डीएसए सुप्रीम बैच लॉन्च किया है जिसका अर्ली बर्ड डिस्काउंट अगले 9 घंटे के अंदर समाप्त होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे जाएँगे तो आप देख पाएँगे कि डीएसए बैच सुप्रीम 3.0 लाइव है। तो अगर आप डीएसए पढ़ने का मन बना के बैठे हैं या फिर आप किसी भी ड्रीम कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके डीएसए राउंड्स ज़रूर होने वाले हैं जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक टेस्ट होगी। तो डीएसए पढ़ना कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच के अंदर तो आप जॉइन कर सकते हैं। आपकी पहली लाइव क्लास जो है वो 25th ऑफ अप्रैल से होने वाली है। बाकी जो भी डिटेल्स हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, रिव्यूज़ क्या-क्या रहे हैं, कौन-सा बच्चा कहाँ पर प्लेस्ड हुआ है, हर चीज़ मेंशन्ड है, ठीक है? तो ये हो गया शाउट आउट टू सुप्रीम 3.0। वापस चलते हैं हमारे ऑपरेटर्स के सेक्शन के ऊपर। तो ऑपरेटर्स की हम बात कर रहे हैं, टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, वो हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला टाइप हमने यहाँ पर क्या बोला कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर की जब मैं बात करता हूँ तो हम यहाँ पर 2 प्रकार के ऑपरेटर्स आपके होते हैं। एक होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, एक होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है? तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर ऐसा टाइप होता है जिसके लिए मुझे सिर्फ एक ही ऑपरेंड की नीड होती है। ऑपरेंड ये क्या चीज़ है? तो मैंने कहा कि लेट्स से जब मैं एडिशन करता हूँ 2 + 3 लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि प्लस को यानी इस प्लस वाले ऑपरेटर को कितने ऑपरेंड्स की नीड पड़ी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए? ये 2 की नीड पड़ी और ये 3 की नीड पड़ी। तो ये 2 और 3 यहाँ पर ऑपरेंड्स कहलाते हैं, जिन्हें आप वैल्यू भी कहते हैं कि 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू को प्लस कर दिया तो आपका आंसर 5 आ गया। तो ये ऑपरेंड्स कहलाते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर में एक सिंगल ऑपरेंड की नीड पड़ती है। एग्जांपल के लिए मैंने बोला प्लस प्लस ए, तो ए यहाँ पर एक ऑपरेंड है, प्लस प्लस यहाँ पे एक यूनरी ऑपरेटर है। मैंने बोला ए माइनस माइनस, ए यहाँ पे एक ऑपरेंड है, माइनस माइनस यहाँ पे ऑपरेटर है। इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, चिंता नहीं करनी। बाइनरी ऑपरेटर आपने जैसे एग्जांपल देखा भी कि प्लस जो बाइनरी ऑपरेटर है, यहाँ पर आपको 2 ऑपरेंड की नीड पड़ ही रही है। 2 ऑपरेंड के ऊपर आप इस ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? वापस आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर। यहाँ पर क्या-क्या ऑपरेटर्स मेरे पास अवेलेबल है, उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो फटाफट मैंने बोला एडिशन एक ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, डिवीजन आप कर सकते हैं, मॉडुलस आप निकाल सकते हैं, आप चाहें तो पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो
प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये दोनों प्रकार की चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। हम हर एक को सिंगल सिंगल करके समझेंगे। तो प्लस की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं एडिशन करने वाला हूँ। तो लेट्स से मैं लिख दूँ कि 2 + 3, तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? 5 मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, पहले से पता था। माइनस की अगर मैं बात करूँ तो लेट्स से मैंने 5 - 3 कर दिया, तो आंसर क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई की अगर बात करें, 5 × 2 कर दिया, आंसर मेरे को 10 मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। मैंने बोला डिवाइड, 5 / 2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आंसर? आंसर 2.5 मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। मॉड्यूलस क्या होता है? ये मॉड्यूलस ऑपरेटर या फिर रिमाइंडर ऑपरेटर क्या होता है? बेसिकली अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि 5 mod 2, तो इसका क्या मतलब है कि 5 को डिवाइड करो 2 से, और जो भी तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा वही मेरा आंसर है। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर मुझे रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया, क्योंकि रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा था। ये मॉडुलस ऑपरेटर है। और ये स्टार स्टार क्या है? तो मैंने बोला कि 2 * 4। अगर मैं इस प्रकार लिख दूं 2 * 4, इसका मतलब है 2 की पावर 4, दैट इज 16 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस निकालना, रिमाइंडर निकालना और ये पावर कैलकुलेट करना। इन्हें एक बार कोड करके देखते हैं, समझ के सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट चलते हैं हमारे कोड एडिटर पेज। तो हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया। हमने इसका नाम रखा लेक्चर 41, और लेक्चर 41 के अंदर फटाफट से हमारी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हमने बोला index.html, और हमने यहाँ पर अपना बॉलरप्लेट कोड ऐड कर दिया। मैंने बोला यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऐड कर देता हूँ अपने लिए, और स्क्रिप्ट का सोर्स मैंने मेंशन कर दिया index.js, और यहाँ पर एक index.js की फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.js। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं अपना सारा लॉजिक राइट डाउन कर सकता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनीथिंग, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैंने बोला सबसे पहले एक बार चला के देखते हैं सबको सही चल रहा है कि नहीं चला। तो मैंने console.log बब्बर, ठीक है, तो क्या ये चल पा रहा है या नहीं, एक बार रन करके देखते हैं। मैंने बोला कि फटाफट चेक करते हैं कौन सी लोकेशन पर मैं हूँ, गलत लोकेशन पर हूँ। तो मैंने बोला कि मैं तो जाना चाहता हूँ 41st लेक्चर पर, और मैंने बोला क्या सही लोकेशन है? बिल्कुल सही लोकेशन है। मैंने यहाँ पर इसको रन करा दिया। क्या आंसर सही आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। अपना लॉजिक राइट डाउन करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर हम देखने वाले थे, तो एक बार देखते हैं कैसे चलेगा वो। तो मैंने बोला हम एक अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पे। लेट a = 10 एंड लेट b = 5। तो मैंने बोला कि लेट से मेरा मन कर रहा है console.log करने का a + b। तो a + b अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? 10 + 5 15, ठीक है, बढ़िया, 15 प्रिंट हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे गया, मैंने बोला कि यार नहीं, मैं तो a - b करना चाहता हूँ। तो मैंने a - b करके देख लिया, 5 आ गया, 10 - 5 5 प्रिंट हो गया, बहुत बढ़िया। और नहीं, मैं तो मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 10 × 5 50 प्रिंट होना चाहिए, 50 प्रिंट हो गया, बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि नहीं, a / b करना चाहता हूँ, 10 / 5 2 आंसर आना चाहिए। 2 आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं, बढ़िया 2 आंसर आ रहा है, कोई इशू नहीं है। मैंने बोला a mod b करना चाहता हूँ, 10 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्या 0 आंसर आ रहा है? बिल्कुल से 0 आ रहा है। तो आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड सब चेक कर लिया। अब मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया कि लेट से मैंने यहाँ पे 2 बोल दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने कि a * b, यानी a की पावर b, यानी 2 की पावर 5, दैट इज 32। ठीक है, तो रन करते हैं, 32 आ रहा है कि नहीं। क्या 32 आ रहा है? गड़बड़ है कहीं ना कहीं कुछ, तो एक बार वेरीफाई करते हैं। हमने बोला नोड index.js, बढ़िया, सही चल रहा है। 2 की पावर 5 32 एकदम सुंदर सुशील आ रहा है, कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ आपने यहाँ पे छोटे मोटे प्यारे प्यारे से ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं, ठीक है। अब यूनिटी वाले कुछ कुछ बचते हैं, उन्हें फटाफट चेक कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज आते हैं इसके अंदर, एक बार समझ लेते हैं। तो हमने कहा यूनिटी ऑपरेटर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक ++ और एक -। ठीक है जी, थैंक्स, बनाते हैं इसको एक बार -। ठीक है, तो ++ की अगर बात करें तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला होता है जी प्री इंक्रीमेंट, और दूसरा होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। दोनों बिहेव कैसे करते हैं उनके बारे में डिस्कशन में करूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। तो प्री इंक्रीमेंट की जब मैं बात करता हूं तो लेट से मैंने बोल दिया कि a की वैल्यू 5 है, ये बात समझ में आ गई। और मैंने बोल दिया कि console.log ++a, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं, a को ++ भी किया जा रहा है और वैल्यू जो भी आ रही है उसको प्रिंट भी किया जा रहा है। तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? 2 स्टेप का प्रोसेस होता है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में आप क्या कहते हैं कि पहले a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, या फिर अगर जेनरिक टर्म्स में समझना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि पहले इंक्रीमेंट करो। तो आपने पहले इंक्रीमेंट कर दिया, और सेकंड स्टेप
सेकंड स्टेप होता है फिर यूज़ करो, यानी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या बोला, पहले इंक्रीमेंट करो, तो ए की वैल्यू जहाँ पर 5 पड़ी हुई थी आपने हटा के उसे इंक्रीमेंट कर दिया बाय प्लस 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 का मतलब +1 सिंगल यूनिट से आप इंक्रीमेंट करेंगे, 5 हट के यहाँ पर 6 आ गया, पहला स्टेप कंप्लीट। फिर यूज़ करो, तो अब जो प्रिंट कर रहे हो वो तुम प्रिंट कर सकते हो, तो अब तुम प्रिंट करने गए क्या मिला, 6 मिला, तो 6 प्रिंट हो गया। बढ़िया। इस प्रकार अब लेट्स से ये ऐसे लिखा होता कि कंसोल, अगर इसकी बात कर लें कि कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस, इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि आपने प्लस प्लस ऑपरेटर बाद में लगाया है। तो इसका भी 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहला होता है यूज़ करो, तो जहाँ पर यूटिलाइजेशन हो रही है कंसोल डॉट लॉगिंग में यूटिलाइजेशन हो रही है, तो आपने सीधा ए की वैल्यू जो भी थी, ए की वैल्यू लेट से मैंने बोली थी, ए की वैल्यू जो है वो 5 थी, तो आपने सीधा प्रिंट क्या कर दिया, आपने 5 प्रिंट कर दिया। बहुत बढ़िया। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है फिर इंक्रीमेंट करो, और अब आपने 5 को हटाकर यहाँ पे 6 डाल दिया। तो प्रिंट आपने पहले किया है, इंक्रीमेंट बाद में किया है, जबकि प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या था कि पहले इंक्रीमेंट करेंगे 6 कर दिया था और बाद में यूज़ किया था, बाद में प्रिंट किया था। ठीक है, तो ये आपकी गेम चलती है यूनिरी ऑपरेटर्स के अंदर। सेम विद दैट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर भी आपकी 2 वेरिएशन होती है। एक होती है पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब इस प्रकार से मैंने बोला कि कंसोल डॉट लॉग ए माइनस माइनस, अगेन पोस्ट है तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा यूज़ करो, तो मैंने बोला पहले यूज़ करो, एंड सेकंड स्टेप क्या होगा, फिर डिक्रीमेंट करो। ठीक है, सो लेट्स से ए के अंदर आपकी 5 वैल्यू पड़ी थी, तो आपने बोला पहले यूज़ करो, यानी सबसे पहले आपने 5 प्रिंट करवा दिया। बहुत बढ़िया। फिर डिक्रीमेंट करो तो 5 बाद में हट के 4 हो गया। इस प्रकार से काम कर रहा होता है। दूसरा वेरिएशन क्या होती है, प्री डिक्रीमेंट। इसके अंदर क्या करना होता है, लेट्स से ए के अंदर आपके पास 5 वैल्यू पड़ी है, और ये आपका कोड है जी कंसोल डॉट लॉग ए, सॉरी माइनस माइनस ए। तो इसका पहला स्टेप क्या होता है, प्री के अंदर होता है कि पहले डिक्रीमेंट करो, पहले डिक्रीमेंट करो, यानी आपने 5 को हटा के यहाँ पे 4 कर दिया। एंड सेकंड स्टेप क्या होता है, फिर यूज़ करो, फिर यूज़ करो, तो आप यूज़ करने के क्या वैल्यू मिली 4, तो आपने यहाँ पर 4 प्रिंट कर दिया। तो इस प्रकार से आपके प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट काम कर रहे होते हैं। तो आपने जस्ट अभी सीखा कि कैसे आपका ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं, क्या क्या इसके अंदर सब टाइप्स हैं और कैसे वो ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। पहला पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, सेकेंड टाइप के बारे में बात करते हैं, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर। अगेन कुछ खास मुश्किल नहीं है, सिंपल सा ही है। ठीक है, इसे समझ लेते हैं एक बार। कुछ शॉर्ट हैंड नोटेशन जो हमें पता होनी चाहिए यहाँ पर। तो मैंने सिंपल सी बात बोली, मैंने बोला कि लेट ए इज इक्वल्स टू 5। तो मैंने कहा था लेट यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रहा है, ए यहाँ पर वेरिएबल का नाम है, 5 यहाँ पर एक वैल्यू है, सेमीकोलन यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ द कोडिंग लाइन है। इक्वल टू क्या है, इक्वल टू यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो इक्वल टू लगाने की वजह से ए वाली मेमोरी लोकेशन पर आप 5 इंसर्ट कर पा रहे हैं, 5 असाइन कर पा रहे हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, इसके कुछ शॉर्ट हैंड नोटेशंस भी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेट्स से मैंने लिखा कि ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 10, नॉर्मल तरीका है राइट डाउन करने का। इसको एक और शॉर्ट तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि ए प्लस इक्वल टू 10, दोनों का सेम मतलब है। ए प्लस इक्वल टू 10 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस 10। तो ये दोनों लाइन एक्जैक्टली सेम टू सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला ए इज इक्वल्स टू ए माइनस 5, इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या होगी, ए माइनस इक्वल टू 5। ऐसे भी कोड लिख सकते हो, तुम चाहो तो ऐसे लिख लो, तुम चाहो तो ऐसे लिख लो। मैंने बोला ए इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। ये दोनों चीज़ें एक्जैक्टली सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। मैंने बोला ए इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए डिवाइड इक्वल टू 2। दोनों चीज़ें सेम है, लिखने का तरीका थोड़ा छोटा हो गया है, बाकी मतलब एग्जैक्टली सेम है जो ऊपर वाली लाइंस में आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आई थिंक समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आई थिंक समझ में आ गया कि ये शॉर्ट हैंड नोटेशन क्यों कहलाती है। तुम चाहो नॉर्मली कोड करना तो भी कर सकते हो, तुम चाहो इससे करना इससे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तो ये था तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर। एक बार तुम्हें इसे भी कोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, एक तो आपने यहाँ पे ऑपरेशन देख ही लिया कि लेट ए इक्वल टू 2 लिखा, तो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, बढ़िया चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। सेकेंडली मैंने यहाँ पे बोला कि ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 10, तो ए की वैल्यू पहले 2 थी, अब 10 प्लस 2 12 हो जाएगी। राइट, इसको एक बार प्रिंट कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 12 हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो गई है। बट अगर मैं इसी लाइन को कमेंट कर दूँ और बोलूँ कि इसके जगह मैं लिख दिया ए प्लस इक्वल टू 10, तो भी सेम बिहेव करेगा, अभी भी आपका आंसर 12 ही आ रहा होगा। बहुत बढ़िया।
इस प्रकार काम कर रहे हैं। मतलब 12 में आप 2 माइनस कर दो, a इज इक्वल्स टू a माइनस 2, और आप फिर से इसको प्रिंट कर दो। तो आपने बोला कि इसमें 2 माइनस कर दूंगा तो यार 10 प्रिंट होना चाहिए। तो क्या 10 प्रिंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। बट अगर मैं इस्लाम को कमेंट कर दूं और शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज़ करूं कि a माइनस इक्वल टू 2, तो ये भी एग्जैक्टली सेम वर्क करेगा जैसे ऊपर आपका वर्क किया था। बिल्कुल सही। तो जस्ट आपने अभी सीखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर या उसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन कैसे काम करती है। कोई भी इसमें इशू नहीं था, सिंपल सा तरीका था सॉल्व करने का। ठीक है, इसको अगली कैटेगरी जो आपके सामने आती है वो आती है कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, ठीक है जी। इसके अंदर ही बहुत सारी वेरिएशन है। उन सारी वेरिएशंस को हम कोड हब की वेबसाइट पर जाकर दो आर्टिकल अवेलेबल है, उस आर्टिकल से देखेंगे तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कहाँ है हमारा कंपैरिजन, कहाँ है ये रहा कंपैरिजन। ठीक है, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी की बात की गई है, लूज इक्वालिटी की बात की गई है। बहुत प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इंटरव्यूज़ के अंदर, इसके ऊपर कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इसके बारे में डिस्कशन अभी करेंगे कि क्या होता है इसके अंदर, क्या नहीं होता, क्या क्या ऑपरेटर्स आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। ग्रेटर देन आता है, लेस देन आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, लेस देन इक्वल टू आता है, इक्वल टू आता है, नॉट इक्वल टू आता है। ये सारे प्रकार के ऑपरेटर्स आपके आते हैं। एक बार समझ लेते हैं किस प्रकार से काम करते हैं ये। तो मैंने बोला कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है, और हमने कहा कि 3 बार इक्वल टू भी है, और मैंने बोला इस प्रकार भी है, मैंने बोला इस प्रकार भी। तो ये सारे के सारे टाइप्स आपके आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। अगेन कंपैरिजन कर रहे हो तो आपने बोला कि मैं तेरे से लंबा हूं, तो 2 ही प्रकार के आंसर हो सकते हैं, या तो हाँ या तो ना, यानी ट्रू या फॉल्स। आपने बोला मैं तेरे से छोटा हूं, 2 ही प्रकार के आंसर होंगे, या तो हाँ या तो ना। ठीक है, आपने बोला मैं तेरे से ग्रेटर देन इक्वल टू हूं, या तो हाँ या तो ना। लेस देन इक्वल टू हूं, या तो हाँ या तो ना। यानी कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर हमेशा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इन दोनों आंसर्स के अलावा कोई और प्रकार का आंसर आप नहीं देखने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आती है? चलो एक बार चेक करते हैं कोड वाइज कैसे दिखता होगा ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोड लिखा, मैंने बोला console डॉट लॉग, और मैंने बोला कि 10 ग्रेटर देन 5। अब बताओ 10 5 से बड़ा होता है कि नहीं? भैया होता तो है, तो फिर चेक कराओ एक बार। ट्रू आंसर आ गया। तो 10 5 से बड़ा है इसलिए आंसर ट्रू आ रहा है। अगर मैं लिख दूं 10 लेस देन 5 तो 10 छोटा तो नहीं होता, तो फिर आंसर भी फॉल्स आना चाहिए। चेक कर लो, फॉल्स आंसर है। बहुत बढ़िया। मैंने बोला क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? आपने बोला हाँ बड़ा तो होता है। तो आपने यहाँ पर रन किया तो आपको मिल जाएगा कि हाँ ट्रू है। मैंने बोला 10 की जगह यहाँ 5 कर दो, क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? आपने बोला जी हाँ बिल्कुल है। तो एक बार चेक करो ट्रू आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। मैंने बोला क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? आपने हाँ इक्वल टू है, ये इक्वल टू में तो कोई इशू नहीं है, सही चल रहा है। आपने बोला क्या 50 लेस देन इक्वल टू 5 है? जवाब आया नहीं, तो यहाँ पर आंसर आ गया फॉल्स, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप काम कर रहे हैं तो आपको ये 4 ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे कि बड़ा है या छोटा है, या बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर है। ये तो कॉमन है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आपने ये सारे चेक करके देख लिए। अब स्ट्रिक्ट इक्वालिटी और लूज इक्वालिटी की जो हम बात कर रहे थे, जो हमने कोड पर ऑब्जर्व किया था, वो देख लेते हैं एक बार। तो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी इज अ टर्म विच इज डिनोटेड बाय दिस थिंग। जब आप 3 इक्वल टू का यूजेज करते हैं तो वो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के अंडर आता है। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? आपका वैल्यू भी सेम होना चाहिए एंड आपका टाइप ऑफ डेटा भी सेम होना चाहिए। दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए और दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। दोनों नंबर होने चाहिए, दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। दोनों बूलियन होने चाहिए, दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। वो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के अंदर आता है। ये 2 कंडीशन, वैल्यू भी सेम हो, टाइप ऑफ डेटा भी सेम हो। लूज इक्वालिटी जो कि आप डिनोट करते हैं 2 इक्वल टू के साइन से ये क्या दर्शाता है? टाइप ऑफ डेटा भले ही सेम ना हो, पर हाँ वैल्यू सेम होगी तो मैं ट्रू दे दूंगा आंसर। टाइप ऑफ डेटा भले ही अलग हो कि तुम एक स्ट्रिंग को एक नंबर से इक्वेट करा रहे हो, पर अगर दोनों 5 5 हैं तो मैं ट्रू बोल दूंगा। नहीं समझ में आया? अभी आएगा, आ जाओ। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक 5 तो मैंने ये ले लिया, तो हमने डबल इक्वल टू का यूज़ किया है, और डबल इक्वल टू आता है लूज इक्वालिटी के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो क्या आएगा? 5 इक्वल टू 5, जी हाँ ट्रू है, बिल्कुल सही है। बट अगर इस 5 को मैं एक स्ट्रिंग बना दूँ, स्ट्रिंग तो मैं से डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करके बना सकते हो, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करके भी बना सकते हो। दोनों से स्ट्रिंग ही बनेगी, पर मेक श्योर तुम एक ही फंक्शनलिटी, एक ही तरीका फॉलो कर रहे हो। तो ये 5 एक स्ट्रिंग है और ये 5 एक नंबर है। अब अभी भी आंसर ट्रू आएगा। तो लूज इक्वालिटी का यही एक पंगा है कि वो सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, ट्रू दे दो। जबकि अगर यही सेम चीज़ मैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के साथ करता कि मेरे पास एक 5 है और मैंने कंपेयर कर दिया इक्वल टू न्यूमेरिक 5 से, तो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंडीशन होती है कि टाइप ऑफ डेटा भी सेम हो,
कि अगर ये स्ट्रिंग है तो ये भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, या फिर ये नंबर है तो ये भी नंबर होना चाहिए, एंड सेकंड वैल्यू भी सेम हो। वैल्यू तो दोनों के भले ही सेम है बट टाइप सेम नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आएगा। तो लूज इक्वालिटी यहाँ पर ट्रू दे रही है क्योंकि वो सिर्फ वैल्यू कंपेयर कर रही है, और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी यहाँ पर फॉल्स दे रही है क्योंकि वो टाइप ऑफ डेटा भी कंपेयर कर रही है। चेक कर लो, बढ़िया। तो जस्ट आपने एक डिफरेंस देखा लूज इक्वालिटी का और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के बीच का। लूज इक्वालिटी सिर्फ वैल्यू कंपैरिजन करती है, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी वैल्यू कंपैरिजन भी करती है एंड टाइप ऑफ डेटा भी कंपैरिजन करती है। अगर दोनों सेम होंगे तभी ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। अगेन यहाँ पर नॉट वाले साइन हैं, आपने ये देख लिया है, आपने ये देख लिया नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू अगेन सेम तरीके से बिहेव करता है कि अगर 5 नॉट इक्वल टू 3 है, जो कि सही बात है, ट्रू आंसर आ गया, ठीक है। और अगेन ये स्ट्रिक्ट और लूज के अंदर आपका लाइक कर जाएगा, दोनों आप होमवर्क में करेंगे और मुझे बताएंगे कि बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक एग्जांपल को आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताने वाले हैं, जिसका भी कमेंट सबसे पहले आता है उसको हम कोड लिख के टी शर्ट गिव अवे कर देंगे। धन्यवाद एवरीवन, ठीक है। तो इतना ही था आपके कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। इसके आगे भी हम जा सकते हैं, इसके आगे भी हम जाते हैं, और एक बड़ा प्यारा ऑपरेटर है जिसे हम जनरली कंडीशनल्स के अंदर पढ़ते हैं, पर फिर भी एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या होता है ये टर्नरी ऑपरेटर? बड़ी प्यारी गेम है, बड़ी प्यारी गेम है। तो आपने एक कंडीशन रखी कि भाई अगर तुम्हारी एज जो है 18 से बड़ी है, तो अगर ये ट्रू बात है तो भैया आप वोट कर सकते हो, और अगर आपकी एज 18 से बड़ी नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते हो। क्या ये बात लॉजिकल है? क्या ये बात लॉजिकल है? तो अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ डील करना है, जहाँ पर एक कंडीशन के ट्रू पे कुछ आंसर बनेगा और एक कंडीशन के फॉल्स पे कुछ आंसर बनेगा, और आप इस प्रकार के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इस टर्नरी ऑपरेटर के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मैंने कहा चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी, टर्नरी का पहले एक बार सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंटेक्स कैसा होता है? सिंटेक्स इस प्रकार होता है इसका कि आप एक कंडीशन लिखते हैं, आप एक कंडीशन लिखते हैं, आपने बोला ये मेरी कंडीशन है, ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे आप एक वैल्यू देंगे, ट्रू होने पर ये वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप यहाँ पर एक वैल्यू लिखेंगे, तो फॉल्स होने पर ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। सिंटेक्स का क्या पार्ट है? यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे एक कॉलन। तो ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो आप यहाँ पे आ जाओगे, ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो आप यहाँ पे आ जाओगे। ट्रू के केस में ये रिटर्न होगा, फॉल्स के केस में ये रिटर्न होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे रेप्लिकेट कर सकता हूँ हमारी इस एज वाले एग्जांपल के अंदर? ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने बोला कंडीशन ये है कि अगर एज 18 से बड़ी हो, तो ट्रू वाले केस में क्या करना है? ट्रू वाले केस में आपने एक स्ट्रिंग रिटर्न करा दी कि आई कैन वोट, बहुत बढ़िया। और फॉल्स वाले केस में आपने क्या किया? आपने एक स्ट्रिंग रिटर्न करा दी कि आई कैन नॉट वोट, ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, स्ट्रिंग स्टोर भी करनी पड़ेगी, तो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, लेट स्टेटस इज इक्वल टू दिस। तो इस पूरी लाइन के आधार पे आप आंसर निकाल पाएंगे। चलो इसे कोड करते हैं एक बार और समझ में अच्छे से आएगा फिर। तो मैंने बोला कि इसे कमेंट कर दें आप, और मैंने बोला वोटिंग वाली गेम हम कर रहे हैं, तो हमने बोला लेट स्टेटस इज इक्वल टू कंडीशन। आप लिखिए अगर मेरी एज इज़ ग्रेटर देन 18 है, पर मुझे तो पता नहीं एज क्या है, तो मैंने एज यहाँ डिफाइन कर दी, एज इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये वेरिएबल क्रिएट कर दिया। तो मतलब अगर मेरी एज 18 से बड़ी है तो मैंने एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दी आई कैन वोट, और नहीं है तो मैंने बोल दिया आई कैन नॉट वोट, ठीक है। ये चीज़ हमने संभाल ली। थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, बढ़िया, ठीक है। तो सिंपल सी गेम है। अब एज क्योंकि 25 है और 25 18 से बड़ी होती है, यानी ट्रू आ गया, ट्रू वाले केस में आंसर आ गया आई कैन वोट, तो स्टेटस में आ गया आई कैन वोट। एक बार स्टेटस को प्रिंट कर लेते हैं, console.log स्टेटस। तो चेक करते हैं एक बार कि क्या स्टेटस जो है वो प्रिंट होकर सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। स्टेटस इज डेप्लीकेटेड, कोई और नाम रख लेते हैं इसका, स्टेटस 1। अब ठीक है, बढ़िया। तो हमने इसे एक बार रन करके देख लिया और हमारा आंसर आंसर आई कैन वोट, बिल्कुल सही आ रहा है। बट अगर मैं सिर्फ 5 साल का होता तो 5 साल वाले केस के अंदर 5 ग्रेटर देन 18 फॉल्स आता, फॉल्स वाले केस में आई कैन नॉट वोट स्टेटस 1 के अंदर जाता, और स्टेटस 1 को आपने प्रिंट कर लिया, आपका आंसर प्रिंट होना चाहिए आई कैन नॉट वोट। बहुत बढ़िया। तो ये था टर्नरी ऑपरेटर, जहाँ पर अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी यहाँ पर जो सबसे पहले वैल्यू आप लिखेंगे वो रिटर्न होगी, आप स्टोर करके प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड कॉलन के बाद आप जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और आप उसे प्रिंट कराना चाहें वैल्यू तो प्रिंट करा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने जस्ट अभी देखा टर्नरी ऑपरेटर, जो कि हम कंडीशनल्स का जनरली स्टडी करते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स का जनरली स्टडी नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा ऑपरेटर में डिस्कस करना है, चलते हैं एक बार समझते हैं। हमने बोला अरिथमेटिक हो गया, असाइनमेंट हो गया, कंपैरिजन हो गया, टर्नरी हो गया, लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर पेंडिंग है। लॉजिकल ऑपरेटर देखें एक बार।
तो लॉजिकल ऑपरेटर की जब आप बात करते हैं तो ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे क्या इंटेंट है, क्या यूज़ केस है लॉजिकल ऑपरेटर का। आप कभी भी दो एक्सप्रेशन या कंडीशन को मर्ज करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो बड़ी प्यारी चीज़ें हैं ये एंड और नॉट क्या होता है मैं समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है? यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं एक्स्ट्रा, वो भी तुम पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। तो वापस लेके चलता हूँ एक बार। तो मैंने बोला मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 चॉइस आपके पास यहाँ पे। पहला है जी एंड, दूसरा है जी और तीसरा है जी नॉट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एंड आप इस सिंबल के आधार पे दिखाते हैं, और आप इस प्रकार दिखाते हैं, नॉट आप इस प्रकार दिखाते हैं, ठीक है? तो एंड के अंदर आप क्या करते हैं, एंड का लॉजिक ये है कि अगर सब ट्रू होंगे, अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगे, अप्लाई कैसे करते हैं समझते हैं पहले। ऐसे अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन है और उसमें आपने एंड लगा दिया, यहाँ पे एक और कंडीशन है, यहाँ पे एंड लगा दिया। ऐसे मल्टीपल कंडीशंस का आप मर्ज कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपको एक आउटपुट देगा जो कि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो ये सिंपल सी एक बात बोलता है, अगर सब ट्रू हैं तो फाइनल आंसर ट्रू आएगा, और अगर कोई एक भी फॉल्स है, कोई एक भी अगर फॉल्स है तो मेरा आंसर फॉल्स आएगा। लॉजिकल लॉजिकल तो अगर सारी कंडीशंस ट्रू हुई तो ही मेरा आंसर ट्रू आएगा एंड के केस में, लॉजिकल एंड के केस में। और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरा आंसर फॉल्स आ जाएगा, सिंपल। और क्या कहता है, अगेन ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार से कि ये कंडीशन है और ऐसे आपने और ऑपरेटर लगा दिया, फिर दोबारा आपने और ऑपरेटर लगा दिया, ऐसे आपने बहुत सारी कंडीशन है उसमें ऑपरेटर लगाते जा रहे हैं। ये भी सेम चीज़ कहता है यार कि अगर कोई एक भी ट्रू है, अगर कोई एक भी ट्रू है तो ये आंसर में आपको ट्रू दे देगा। और इसने बोला अगर सब फॉल्स हैं, अगर सब फॉल्स हैं तो ही आपको आंसर में ये फॉल्स देगा। तो इस प्रकार से आपका और बिहेव कर रहा होता है। नॉट का बड़ा सिंपल केस है भाई, नॉट को अगर तुम ट्रू के साथ लगाओगे तो तुम्हें आंसर फॉल्स मिल जाएगा, और अगर नॉट को तुम फॉल्स वाली वैल्यू के साथ लगाओगे तो तुम्हें आंसर ट्रू मिल जाएगा, सिंपल। तो ये ट्रू को फॉल्स बनाता है, फॉल्स को ट्रू बनाता है, जैसे इसका नाम है नॉट, ठीक है? इसे एक बार कोड करके देखते हैं, समझते हैं कैसे चलता होगा ये। तो हमने इसे कर दिया कमेंट, और यहाँ पर हम कोड करने चल पड़ते हैं। इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर बोला कि चलो पहले एंड समझते हैं, लॉजिकल एंड किस प्रकार से काम करता है। तो हमने बोला कि लेट आंसर इज इक्वल्स टू, हमने बोला कि यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखते हैं। मैं ऐसे बोलता हूँ कि यहाँ पर ट्रू है, और एंड यहाँ पर ट्रू है, और एंड यहाँ पर ट्रू है, ठीक है? तो ये कुछ कंडीशन है। मैंने बोला console.log आंसर। तो अगर सभी ट्रू थे, तीनों कंडीशन जो है वो ट्रू है और एंड लगा हुआ है, तो आंसर आपका ट्रू आना चाहिए। तो चेक करते हैं कि आंसर ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल सही आ रहा है। बट अगर मान लो कोई एक भी फॉल्स हो जाए, अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाए, अगर सारे ट्रू थे तो आंसर ट्रू आए, कोई एक गलती से एक भी फॉल्स हो गया तो उस केस में आपका आंसर फॉल्स बन जाता है। बिल्कुल सही, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है? अब मैंने बोला कि एक बार और वाला गेम संभाल लेते हैं। तो मैंने बोला कि लेट आंसर इज इक्वल्स टू, मैंने बोला फॉल्स एंड फॉल्स एंड ट्रू। तो फॉल्स में क्या था, कोई एक भी ट्रू हो गया तो मेरा आंसर ट्रू आएगा। चेक करते हैं ट्रू आ रहा है क्या। गलती हो गई कहीं पे, सॉरी, और तो लगाया ही नहीं, और लगाओ भाई। तो और का क्या था, कोई एक भी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू आना चाहिए। वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट, ट्रू आ रहा है। और अगर सारे ही फॉल्स हैं, अगर सारे ही फॉल्स हैं तो मेरा आंसर भी फॉल्स आएगा। बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। अब एक बार लास्ट हमें जो चेक करना है वो है हमारा नॉट वाला। लेट आंसर इज इक्वल्स टू नॉट। अगर मैंने इसको ट्रू के साथ लगा दिया तो मेरे को आंसर में क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। और अगर मैं इसको फॉल्स के साथ लगा दूंगा तो मुझे आंसर में क्या दे देगा, आंसर में ट्रू दे देगा। बहुत बढ़िया। तो ये आपने सीख लिया कि भाई कैसे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। इंटेंट क्या है, कब यूज़ करते हैं, मल्टीपल कंडीशन को मुझे मर्ज करना होता है ना, उनके बेसिस पर कोई लॉजिक क्रिएट करना होता है, तब मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करता हूँ। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, ठीक है? अब यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है। जब हम C++ जावा की बात करते हैं तो यहीं पर आकर रुक जाते हैं, लॉजिकल ठीक है, इसके आगे और बातें नहीं करते। पर यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है वर्किंग विद नॉन बूलियंस। कि नॉन बूलियंस के साथ आपका ये लॉजिकल ऑपरेटर किस प्रकार से बिहेव करता है, नॉन बूलियंस, ठीक है जी? इसे समझ लेते हैं एक बार, वर्किंग विद नॉन बूलियंस, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा ये बहुत आसान था मेरे लिए कि अगर मैं यहाँ पर ट्रू के साथ एंड ट्रू कर दूँ तो मेरा आंसर ट्रू आता है, या मैं फॉल्स के साथ और फॉल्स कर दूँ तो मेरा आंसर फॉल्स आता है, या मैं फॉल्स के साथ और ट्रू कर दूँ तो मेरा आंसर ट्रू आता है, या मैं ट्रू के साथ एंड फॉल्स कर दूँ तो मेरा आंसर
फॉल्स आता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें समझना बहुत आसान था। पर अगर यहाँ पे थोड़ा-सा उल्टा कर दूँ और मैं कह दूँ कि मैं फॉल्स के साथ एंड बब्बर कर दूँ, तो क्या होगा? पता नहीं। अगर मैं फॉल्स के साथ और 3 कर दूँ, तो क्या होगा? पता नहीं। मैंने बोला अगर मैं ट्रू के साथ और हेलो जी कर दूँ, तो क्या होगा? पता नहीं। तो ये नॉन बूलियंस है ना? बूलियन क्या होता है? या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू या फॉल्स का बूलियन बोलते हैं। तो आप कभी नंबर यूज़ कर रहे हो, कभी आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो, कभी आप कोई और डेटा यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि आप नॉन बूलियंस यूज़ कर रहे हो। तो इनके केस में कैसे काम करेंगे आपके लॉजिकल ऑपरेटर, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं फॉल्सी एंड ट्रूथी, उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या बोला कि आप जब भी कोई एंड यूज़ कर रहे हैं, आप जब भी कोई और यूज़ करें, आप जब भी कोई नॉट यूज़ करें, तो ये हमेशा 2 टाइप की वैल्यूज़ पर काम करता है। वो 2 वैल्यूज़ कौन-सी होती है? या तो वो वैल्यू फ़ॉल्स ही होगी या तो वो वैल्यू ट्रूथ ही होगी। बस इसे ये पता है और कुछ नहीं पता। अब फ़ॉल्सी के अंदर क्या-क्या आता है ये ऑब्ज़र्व कर लेते हैं एक बार। तो फ़ॉल्सी की अगर हम बात करें तो मैंने बोला इसके अंदर आपका अनडिफाइंड आ जाएगा, इसको फ़ॉल्स ट्रीट किया जाएगा। इसके अंदर आपका नल आ जाएगा, इसको फ़ॉल्स ट्रीट किया जाएगा। 0 आ जाएगा, इसमें फ़ॉल्स आ जाएगा ऑब्वियसली। इसमें NaN आएगा, NaN इज़ नॉट अ नंबर, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फ़ॉल्स से ट्रीट होती हैं। और ट्रूथी क्या होती है? ट्रूथी इज़ एनीथिंग एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट फ़ॉल्सी। तो जो भी फ़ॉल्सी वैल्यू नहीं है, इसके अलावा हर चीज़ ट्रूथी कंसिडर होने वाली है, ठीक है? ठीक है? तो हमें पता है कि फ़ॉल्स और ट्रूथी कैसे ट्रीट करना है, तो ऑलरेडी हमें पता ही है कि फ़ॉल्स और ट्रूथी या फिर जो भी आपने अभी लॉजिक सीखा यहाँ पर इसको पढ़ते हुए ट्रू और फ़ॉल्स का, तो वही फ़ॉल्स और ट्रूथी का लॉजिक रहेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू फ़ॉल्स है, ये फ़ॉल्स ही है, यहाँ बब्बर है, ये ट्रूथी है। तो फ़ॉल्सी एंड ट्रूथी क्या बनता है? हमेशा फ़ॉल्स ही बनता है, तो यहाँ पर फ़ॉल्स आंसर आ जाएगा। यहाँ ये फ़ॉल्स है, यहाँ ये ट्रूथी है और करोगे फ़ॉल्स और ट्रूथ वैल्यू का तो क्या आंसर आता है? तो ट्रूथ आंसर आता है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर ये ट्रू है, यहाँ पर ये हेलो जी है, पहले से ही ट्रू था तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मुझे पता लग गया जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, इसे भी समझ लेते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर दे गया एग्जाम्पल के अंदर। इसके अंदर क्या होता है शॉर्ट सर्किटिंग के अंदर कि मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर एक फॉल्स कंडीशन थी, फिर यहाँ पर एक ट्रू कंडीशन थी, फिर यहाँ पर एक फॉल्स कंडीशन थी, फिर यहाँ पर एक ट्रू कंडीशन थी, फिर यहाँ पर एक फॉल्स कंडीशन थी। तो और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, वो पहले यहाँ पे आया, उसको फॉल्स मिला, उसने कहा चलो ठीक है आगे बढ़ना पड़ेगा। वो यहाँ पे आया, उसको ट्रू मिला, उसने बोला मुझे एक ही ट्रू तो चाहिए, मुझे एक ट्रू मिलेगा तो मेरा ओवरऑल आंसर ट्रू माना जाता है। उसने यहीं पर आंसर दे दिया ट्रू और उसने आगे कंडीशन चेक तक नहीं करी। इसे ही कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, इसे ही कहते हैं। यहाँ ट्रू मिला, सीधा आंसर रिटर्न कर दिया ट्रू, आगे चेक करने की कोई नीड नहीं है। दिस इज शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है? तो ये था। तो अगर अब मैं यहाँ पे आके कह दूँ, अगर कोड वाइज हम देखना चाहें, अब अगर मैं यहाँ पे आके कह दूँ कि console डॉट लॉग, मैंने बोला फॉल्स को आप और कर रहे हैं किसके साथ? बब्बर के साथ। तो यहाँ पर फॉल्स एक फॉल्स ही वैल्यू है, बब्बर एक ट्रूथ ही वैल्यू है, और ट्रूथ और फॉल्स का और कर दो तो आंसर ट्रूथ आता है, यानी आपका आंसर बब्बर प्रिंट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, बढ़िया। या लेट्स से मैंने बोला यहाँ पर मैंने 7 रख दिया, फॉल्स एक फॉल्स ही वैल्यू है, 7 एक ट्रूथ ही वैल्यू है। तो जब फॉल्स और ट्रूथ का और कर तो आंसर ट्रूथ आता है, यानी आपका आंसर यहाँ पे 7 प्रिंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। या लेट्स से यहाँ मैंने और नंबर भी ऐड कर दिए होते, और नंबर भी ऐड कर दिए होते कि लेट्स से यहाँ पर मैंने 11 भी कर दिया, यहाँ मैंने 18 भी कर दिया। तो इस केस में क्या होता? इस केस में भी आपका 7 ही प्रिंट होता है। वेरीफाई करते हुए बताता हूँ क्यों 7 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉल्स था, तो और ऑपरेटर में फॉल्स था, आगे बढ़ के चेक करना पड़ेगा। यहाँ 7 था, 7 एक ट्रूथ ही वैल्यू है, यहीं पर आंसर मिल गया, आपने 7 प्रिंट कर दिया, आगे जाने की कोई नीड नहीं है। दैट्स वाई हमने बोला शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। इस प्रकार आपने सीखा लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में और कैसे वो काम करता है विद नॉन बूलियंस, एंड शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, ठीक है? अब इसके बाद एक सिंगल टाइप का ऑपरेटर आपका पेंडिंग है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि है बिट वाइज ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम 2 ही कैटेगरी सिंपल देखेंगे अभी, ठीक है? 2 ही कैटेगरीज अभी देखेंगे, बाकी और देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। बिट वाइज की जब हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। बिट वाइज और है, बिट वाइज नॉट है, और है, एंड है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है? तो हम ये वाले सारे के सारे ऑपरेटर्स एक बार स्टडी कर लेते हैं, समझते हैं क्या मतलब है इनका। बिट्स के बारे में बात करते हैं, बिट्स एक बार समझते हैं बिट्स क्या होता है। तो हमने क्या बोला कि भाषा, हमारा जो कंप्यूटर है वो समझते हैं सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, ज़ीरोज़ एंड वंस। हमारे कंप्यूटर को नहीं समझ में आती हिंदी, नहीं समझ में आती C++, नहीं समझ में आती इंग्लिश, उसे समझ में आती है ज़ीरोज़ एंड वंस।
उससे बात करनी है तो ज़ीरोज़ और वन्स के फॉर्मेट में ही करनी पड़ेगी। तो ज़ीरोज़ और वन्स जिन्हें हम बिट्स कहते हैं, उनके स्पेसिफिक क्या-क्या ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं, वो बिटवाइज़ ऑपरेटर के अंदर आने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर आप एंड कर सकते हैं, यहाँ पर आप और कर सकते हैं, यहाँ पर आप नॉट कर सकते हैं, यहाँ पे आप लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप राइट शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप ज़ोर कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो एंड की जब मैं बात करूँ तो इस प्रकार से होता है, और एक पाइप ऑपरेटर होता है, नॉट इस प्रकार होता है, लेफ्ट शिफ्ट ये सही है, राइट शिफ्ट सही है, ज़ोर आपका इस प्रकार से होता है। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आपके पास अवेलेबल हैं। इन्हें एक बार समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम करते हैं। तो मैंने बोला कि सबसे पहले एंड की बात कर लेते हैं, तो एंड जो है आपका उसे डिस्कस करते हैं एक बार। तो अभी हम जो एक चीज़ बनाने जा रहे हैं, इसका नाम होता है ट्रुथ टेबल। इसे समझते हैं कैसे काम करता है ये, ठीक है? तो मैंने बोला कि ये लेट्स से एक बिट है ए, ये एक बिट है बी, और ये इनका आउटपुट है, और मैं एंड कर रहा हूँ इनका, ए एंड बी कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मैंने बोला कि लेट्स से ये 0 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 0 होता है, होता। अगर 0 और 0 को एंड करता हूँ, तो क्या आंसर आता है? अगेन 0 को तुम फॉल्स मान सकते हो। फॉल्स और फॉल्स का एंड करके फॉल्स ही आता है 0। 0 और 1 का एंड करता हूँ, अगेन 0। 1 और 0 का एंड करता हूँ, अगेन 0। 1 और 1 का एंड करता हूँ, तभी 1। तो मुझे एंड की प्रॉपर्टी क्या दिखी कि जब दोनों बिट 1 होंगी तभी मेरा आंसर 1 आएगा, नहीं तो बाकी सारे केस में आंसर 0 ही आने वाला है। दोनों बिट 1 होगी तो आंसर 1 होगा, नहीं तो बाकी सारे केस में आंसर 0 होने वाला है। सेम विद दिस और 1, इसको भी समझ लेते हैं एक बार, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बोला ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए और बी है, या मैं इसे आउटपुट भी कह सकता हूँ। तो मैंने बोला यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 0 1 0 1। अगेन जैसे और काम करता है, कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू, अगर सारे फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स। तो 0 और 0 फॉल्स फॉल्स, यानी आंसर फॉल्स आ गया। 0 और 1 एक ट्रू मिल गया तो आंसर 1 आ गया। 1 और 0 एक ट्रू मिल गया, आंसर 1 आ गया। 1 और 1 आंसर 1। तो बिटवाइज़ और क्या कहता है, अगर सभी 0 होंगे तो आंसर 0 होगा, एल्स आंसर 1 होगा हमेशा। तो ये बिटवाइज़ और का लॉजिक है, ठीक है? नॉट अगेन सेम ही है यार, आप नॉट बोलोगे 0 के साथ तो 1 बन जाएगा, नॉट बोलोगे 1 के साथ तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है? ठीक है? तो आपने सीखा है नॉट के बारे में, नॉट कैसे काम कर रहा होता है। अब ज़ोर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ज़ोर कैसे काम करता है, इसे भी समझ लेते हैं, ये भी कन्फ्यूज़ ना करे आपको बिल्कुल भी। इसे भी क्लियर कर देता हूँ तुम्हारे लिए एक बार। तो मैंने बोला कि मान लो मेरे पास यहाँ पर 2 बिट्स हैं, और मैंने बोला कि ये ए है, ये बिट है, बी है, और ये ए ज़ोर भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट आने वाला है मेरा। तो मैंने बोला 0 0 1 1 0 1 0 1। ज़ोर का क्या कहना है? ज़ोर का ये कहना है 2 सेम चीज़ें दोगे तो आंसर 0 दे दूँगा, डिफरेंट चीज़ें दोगे तो आंसर 1 दे दूँगा। 0 0 सेम दे दिया, आंसर 0। 0 1 डिफरेंट दे दिया, आंसर 1। 1 0 डिफरेंट दे दिया, आंसर 1। 1 1 सेम दे दिया, आंसर 0। ये ज़ोर का लॉजिक है, ये ज़ोर का लॉजिक है। तो मैं जब भी कैंसल आउट करना हो चीज़ों को, तो तुम कर सकते हो कि 2 और 2 का ज़ोर किया, दोनों सेम है, आंसर 0 आ गया। 3 और 3 का ज़ोर किया, दोनों सेम है, आंसर 0 आ गया। तो जस्ट तुमने सीखा भी एंड के बारे में, और के बारे में, नॉट के बारे में, ज़ोर के बारे में, बचा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इसको भी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है? समझने से पहले, इनकी बात करने से पहले फटाफट पहले जो हमने सीखा है इसे एक बार कोड करके देख लेते हैं कैसा काम करेगा ये, ठीक है? तो हम आए यहाँ पे, और मैंने कहा कि हम पहले एंड की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला console डॉट लॉग, और मैंने बोला कि 2 को मैंने एंड कर दिया 5 के साथ। तो 2 को 5 के साथ एंड करने से क्या होने वाला है, एक बार चेक करते हैं। तो आंसर आ रहा है 0। हाँ, क्यों? चेक करते हैं 0 कैसे आ रहा है। 2 और 5 का एंड कर दिया, आंसर आ रहा है 0। चेक करते हैं। तो 2 जिसकी बाइनरी होती है इस प्रकार से कि मान लो यहाँ बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं, अंत में 1 0 है। 5 जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है इस प्रकार से कि बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 1 0 1 है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, 0 और 1 का एंड 0, 1 और 0 का एंड 0, 0 और 1 का एंड 0, 0 0 का एंड 0 0 0 0 0। तो ये पूरी की पूरी किसकी रिप्रेजेंटेशन है, 0 की। दैट्स व्हाई आंसर 0 आ रहा था। अगर लेट्स से 2 और 5 का मैं और करता तो देखते हैं क्या होता है। 0 0 होता, यहाँ पे 1 0, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। 0 0 0 होता, यहाँ पे 0 1 0 1। अब 0 और 1 का और कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 और 0 का और 1 आ गया, 0 और 1 का और 1 आ गया, 0 0 का और 0 0 0 0 0 0 0 0। और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ये रिप्रेजेंटेशन है आपकी 7 की। तो 2 और 5 का और करूँगा तो 7 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 और 5 का और कर दिया। अब चेक करते हैं 7 आ रहा है कि नहीं। बढ़िया। तो मैंने बिटवाइज एंड भी चला के देख लिया, बिटवाइज और भी चला के देख लिया। ऐसे ही मैं यहाँ पे गया, मैंने बोला एक बार नॉट करके देखते हैं बिटवाइज। तो अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि मुझे नॉट ऑफ 0 करना है, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 0 का 1 बनना चाहिए। क्या 1 बन रहा है? -1 बन रहा है भैया। ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, तो समझ सकते हैं उसे एक बार हम, ठीक है? मैंने बोला था कि अगर बिट 0 है और उस बिट का मैं
नॉट करूँगा तो 1 बन जाएगा, जो कि बिल्कुल लॉजिकल है। अगर बिट 1 है उसका नॉट करूँगा तो 0 बन जाएगा, बिल्कुल लॉजिकल है। पर भैया जब मैंने यहाँ पर अभी कोड में ऐसे 0 करा तो मेरा आंसर -1 क्यों आया? बहुत सिंपल है। तो मतलब 0 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? ये होती है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या बोला कि नॉट कर दो, नॉट ऑफ 0 कर दो, तो बिट वाइज लेवल पर आपको नॉट करना है। तो ये सारे 1 बन गए, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, ऐसे करके सारे 1 बन गए। अब आपने बोला इसको प्रिंट कर दो, तो जब आप इसको प्रिंट करने गए तो कोड ने क्या बोला कि इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सी है? 1। तो अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है तो वो एक नेगेटिव नंबर माना जाता है, और 0 है तो वो एक पॉजिटिव नंबर माना जाता है। तो इसका नेगेटिव नंबर होने की यहाँ पर 1 होने की वजह से ये बन गया एक नेगेटिव नंबर। बहुत बढ़िया। और नेगेटिव नंबर को प्रिंट करने का एक अलग तरीका होता है। क्या होता है? 2's कॉम्प्लीमेंट लेना। अब 2's कॉम्प्लीमेंट क्या नई चीज़ है? 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 1's कॉम्प्लीमेंट में आपने 1 ऐड कर दिया। अब 1's कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है? 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ बिट फ्लिप करनी है। अगर 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, सारी की सारी बिट्स फ्लिप कर देनी है। तो मेरे को इस नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो मैंने 1's कॉम्प्लीमेंट लेना शुरू कर दिया। तो ये मेरा नंबर था, मैंने इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो क्या आया? 0 0 0 0 0 0 0 0। अब मैंने बोला इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो कैसे निकलेगा कि आपको 1's कॉम्प्लीमेंट में +1 करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 प्लस कर दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या बना? 0 और 1 प्लस किया 1, 0 0 0 0 0 0 0। अब मुझे ध्यान से बताओ ये किसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनी? ये 1 की बनी। तो ये रहा नेगेटिव और ये रहा 1, इन्होंने मिलकर क्या बनाया? -1। दैट्स वाई मेरा नॉट ऑफ 0 के अंदर -1 प्रिंट हो रहा था, तभी यहाँ -1 आया था। ये था इसके पीछे का लॉजिक। तो तुम्हें पता लग गया कि जब मैं कहता हूँ ये बिट वाइज नॉट, तो ये बिट लेवल पर सारे बिट को फ्लिप कर देता है, बिट लेवल पर फ्लिपिंग करता है, या मैं कह सकता हूँ कि ये 1's कॉम्प्लीमेंट भी कर देता है। ठीक है जी, तो इतना हमने समझ लिया, एक बार ज़ौर करके भी देख लेते हैं कि लेट से मैं यहाँ पे 2 का ज़ौर कर दूंगा 2 के साथ, तो दोनों सेम चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। ज़ौर में सेम केस में आंसर क्या आता है? 0 आता है। बढ़िया, इस प्रकार आपने ये भी संभाल लिया। अब लास्ट आपका बचता है लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इस प्रकार से आप लेफ़्ट शिफ्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से आप राइट शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो हमने बोला लेफ़्ट शिफ्ट, लेट से मेरे पास एक नंबर है जो कि है 5, तो 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? 0 0 0 0, ऐसे करके बहुत सारे ज़ीरोज़, और अंत में आपके पास 1 0 1। अगर मैं कह दूंगा 5 को लेफ़्ट शिफ्ट करो बाय 1 प्लेस, तो इसका क्या मतलब होगा? ये सारे नंबर एक एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, ये सारे नंबर एक एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक खाली स्पॉट बनेगा जहाँ पे आप 0 डाल देंगे, तो ये बन गया 0 0 0 0, ये सब शिफ्ट हो गए 1 0 1। यहाँ पे खाली जगह बनी जहाँ पर आपने 0 डाल दिया, और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ये आपकी 10 की रिप्रेजेंटेशन है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी आप किसी नंबर को लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर 5 को मैं लेफ़्ट शिफ्ट करता 2 बार, तो इन शॉर्ट क्या होता? 5 2 बार 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। अगर 5 को मैं लेफ़्ट शिफ्ट करता 4 बार, तो 5 4 बार 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 5 मल्टीप्लाई हो जाता 2 की पावर 4 से। तो ये लेफ़्ट शिफ्ट की गेम है। राइट शिफ्ट की गेम क्या है, दोबारा समझते हैं, इसे अगले वाली स्लाइड में नज़र करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं एक बार। तो मैंने कहा कि राइट शिफ्ट समझने की कोशिश करते हैं। लेट से मेरे पास 10 है जिसको मैंने राइट शिफ्ट कर दिया एक बार, तो 10 का मतलब क्या होता है पहले ध्यान से देखते हैं। 10 का मतलब 0 0 0 0, ऐसे मल्टीपल जीरो है तुम्हारे पास, और ये तुम्हारा 10 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तुमने बोला 10 को राइट शिफ्ट कर दो बाय 1 प्लेस, इससे क्या होगा? हर एक नंबर एक प्लेस आगे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि इस वाली जगह के बाद तो आगे को प्लेस ही नहीं है, तो यानी ये वाली बिट आपकी लॉस्ट होने वाली है, ये मिलेगी ही नहीं आपको। ठीक है, तो ये बिट भी राइट शिफ्ट हो जाएगी। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाली बिट लॉस्ट होने वाली है, ये नहीं मिलेगी। तो आफ्टर शिफ्टिंग 1 बिट ये बन जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, और यहाँ पर आपका बच गया 1 0 1। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ये 5 की है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मैं किसी नंबर को राइट शिफ्ट करता हूँ तो बेसिकली वो 2 से डिवाइड हो जाता है, 10 डिवाइड बाई 2 5 बनता है। तो मैंने क्या देखा कि जब भी नंबर को राइट शिफ्ट करता हूँ बाय मैं कोई भी 8 डिजिट्स, तो बेसिकली क्या हो रहा है? वो नंबर डिवाइड हो रहा है 2 की पावर a से। तो जब मैंने बोला 10 राइट शिफ्ट बाय 1 डिजिट, तो बेसिकली 10 डिवाइड बाय 2 की पावर 1, 10 राइट शिफ्ट बाय 3 डिजिट, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। इस प्रकार से काम कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये बिट वाइज ऑपरेटर वाली गेम भी पूरी की पूरी समझ में अच्छे से आ गई होगी और पता लग गया हो कैसे चीज़ें काम करती है। एक बार कोड में दिखा देता हूँ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हें कंडीशनल्स के ऊपर लेके चलेंगे। तो मैंने बोला console.log और मैंने बोला कि 10 को राइट शिफ्ट कर दो भाई 1 डिजिट से, तो आंसर 5 आना चाहिए। क्या आंसर 5 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मैंने बोला 10 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो बाई 1 डिजिट, तो 10 2 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं आंसर 20 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल आ रहा है। तो सब कुछ बढ़िया सुंदर सुशील चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है समझने में। तो इस प्रकार आपके ऑपरेटर्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। और जो सेकेंड चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है वो है कंडीशनल्स। ऑपरेटर्स में आपने पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, आपने पढ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, आपने पढ़ा कंपैरिजन के बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में, टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। और इन डेप्थ ज्ञान आपको जो एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप यहाँ पर कोड हेल्प पर आकर इन ट्यूटोरियल को पढ़ सकते हैं। और इन ट्यूटोरियल्स का फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ऐसा लग रहे हैं और इसमें क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। और डेफिनेटली हम इंप्रूवमेंट आपके साथ करने वाले हैं। जानबूझ के हम क्रिएट किए गए हैं ट्यूटोरियल्स ताकि आपको नोट्स बनाने की नीड ना पड़े, सब कुछ यहाँ पर ही कवर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर जो कि है इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स या फिर कंडीशनल्स, इनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कंडीशनल्स डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और फिर आगे बढ़ेंगे। कंडीशनल्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक आपके इफ एल्स कंस्ट्रक्ट के बारे में बात करेंगे, इफ एल्स कैसे काम करता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, और स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, स्विच एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, जो तुम्हें समझ में आता हो अकॉर्डिंगली अपन अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इफ एल्स के बारे में। अगेन वही सेम केस लेके आता हूँ कि अगर मैं 18 साल से बड़ा हूँ तो मैं वोट कर सकता हूँ, और नहीं हूँ तो नहीं कर सकता। तो इफ़ एल्स का एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं। सिंटेक्स का मतलब होता है कि रूल्स टू राइट कोड। ठीक है, तो फॉर रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से होता है कि आप इफ़ लिखते हैं, फिर आप राउंडेड ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन मेंशन करते हैं, और फिर आप यहाँ पे कुछ करली ब्रेसेस लगाते हैं, फिर आप एल्स लिखते हैं और आप यहाँ पे कुछ करली ब्रेसेस लगाते हैं। अब ये किस प्रकार से काम करता है एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं फटाफट। और मैंने बताया तुमको मित्र कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप आओगे और यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड एग्जीक्यूट करोगे, और ये ब्रैकेट तक पहुँचने के बाद आप सीधा बाहर निकल जाओगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप यहाँ से सीधा उठ के आते हो एल्स के पास, यहाँ से यहाँ तक कोड एग्जीक्यूट करते हो और ये ब्रैकेट रीच होने के बाद बाहर निकल जाते हो। इस प्रकार से लॉजिक काम करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर राइट डाउन करूँ कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए, आपने बोला कि console.log, आपने यहाँ लिख दिया वोट, और आपने यहाँ पर एल्स लगाया, और आपने यहाँ पर लिखा console.log cannot vote। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा? मैंने बोला लेट से एज की वैल्यू 25 है, तो इससे क्या होगा 25 ग्रेटर देन 18। आंसर क्या आया? आंसर आया ट्रू। ट्रू वाले केस में क्या होता है, इस ब्रैकेट के अंदर जाओगे, क्या प्रिंट हुआ? वोट। वोट प्रिंट हो गया, ये ब्रैकेट मिल गया, इस ब्रैकेट के बाद बाहर निकल गए। इस प्रकार से काम कर लिया। नहीं समझ में आया? रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। सेकंड केस क्या हो गया? मैंने बोला कि लेट से एज की वैल्यू 2 है, तो 2 ग्रेटर देन 18। ये क्या आंसर देता है आपको? ये दे रहा है फॉल्स। फॉल्स वाले केस में कहाँ जाते हो? एल्स के पास। एल्स ने क्या बोला? ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो, आपने प्रिंट किया कैन नॉट वोट, आपका ब्रैकेट रीच हुआ, बाहर निकल गए। इस प्रकार से आपका इफ एल्स काम कर रहा होता है। इसे एक बार कोड करते हैं, तो मैंने यहाँ पर बोला कि लेट एज इज इक्वल्स टू 53, और मैंने सिंपल सा कोड लिखा कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 या ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हमने क्या बोल दिया इस केस के अंदर, console.log हमने बोला कैन वोट। ठीक है जी, और एल्स केस के अंदर हमने लिखा console.log कैन नॉट वोट। लॉजिकल दोस्त, इस प्रकार से आपने संभाल लिया इसे, यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा। बढ़िया। तो एज 53 है, 53 18 से बड़ा होता है तो प्रिंट हो जाएगा कैन वोट। चेक करते हैं, कैन वोट प्रिंट हो रहा है। बढ़िया, कैन वोट प्रिंट हो रहा है। अगर एज को मैं सिर्फ 3 कर देता हूँ तो 3 18 से बड़ा नहीं है, आंसर आ गया फॉल्स, यानी कैन नॉट वोट प्रिंट होना चाहिए। कैन नॉट वोट प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, मज़ा आ रहा है। इफ़ के अंदर और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हम कर सकते हैं? ये नॉर्मल इफ़ स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें तो नॉर्मल इफ़ स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे इस एल्स वाले पार्ट को हटा दूँ, इसे मैं रखूँ ही नहीं। ठीक है, इसे मैंने हटा दिया, सिर्फ इफ स्टेटमेंट चलाऊं तो ये कैसे काम करेगी? बहुत सिंपल है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आओगे,
ब्लॉक्स के, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो सीधा बाहर निकल जाओगे। तो एज अगर 3 है और मैं रन करने की कोशिश करता हूँ तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 में फॉल्स आया और आप सीधा बाहर निकल गए, अंदर ही नहीं आए ब्लॉक के। पर अगर एज 30 होती तो क्या होता? तो आगे कैन वोट, क्यों? क्योंकि 30 ग्रेटर देन 18 ट्रू है और ट्रू वाले केस में ब्लॉक्स के अंदर आते हो। तो यही सिंटैक्स है, इफ के बाद आपको कंडीशन राइट डाउन करनी है और यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर अपना लॉजिक राइट डाउन करना है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रैकेट के अंदर आओगे, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो सीधा बाहर निकल जाओगे, सिंपल। तो आपने अभी जस्ट सीखा नॉर्मल इफ स्टेटमेंट के बारे में, आपने जस्ट अभी सीखा इफ एल्स वाले केस के बारे में। अब जो आप सीखने वाले हैं वो है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। ये इस प्रकार का सिंटेक्स यहाँ पर रहने वाला होता है, ठीक है। इसे एक बार जूम इन कर लेता हूँ। तो आपने देखा कि पहले इफ़ के साथ एक कंडीशन होगी, फिर आप उसका लॉजिक मेंशन करेंगे, फिर एल्स इफ होगा, उसके साथ एक कंडीशन होगी, उसका लॉजिक मेंशन करेंगे, और फिर एल्स होगा, उसका लॉजिक मेंशन करेंगे, ठीक है। इस पूरे लॉजिक को समझाता हूँ मैं किस प्रकार से काम करता है इफ एल्स वाला गेम, ये समझ लेते हैं। तो मैंने बोला कि मैंडेटरी पार्ट इफ़ तो लिखना ही पड़ेगा मुझे। तो इफ़ के साथ एक कंडीशन है, उस कंडीशन के बेसिस पर आप जो भी कोड इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर है वो एग्जीक्यूट करेंगे। फिर आपने यहाँ पर एल्स इफ लगाया, ठीक है। एल्स इफ के बारे में सीखते हैं। एल्स इफ का क्या मतलब है कि यार ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, आप कोई और कंडीशन चेक करना चाहते हैं, मैं समझाता हूँ। एल्स इफ में आपने यहाँ पर कोई कंडीशन लगाई और आपने इसका लॉजिक यहाँ राइट डाउन कर दिया। आप मल्टीपल एल्स इफ लगा सकते हैं, यहाँ पे आप मल्टीपल एल्स इफ लगा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे 3 एल्स इफ लगा दिए, सबके अंदर अपनी खुद की एक कंडीशन है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर आप चाहे तो एल्स लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो ना लगाएं। तो ये जो है ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। और ये एल्स इफ वाला पार्ट जो है आप जितनी चाहें उतने एल्स इफ लगा सकते हैं। मल्टीपल एल्स इफ कैन बी अप्लाइड। अब इसको यूज़ कब करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, वो समझ लेते हैं। तो मैंने बोला जब भी मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करना है एक तरीके से, क्या तरीका है वो? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कर दे और बाहर निकल जा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो अगली कंडीशन पर जा। अगली कंडीशन ये रही, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ वाला कोड एग्जीक्यूट कर और बाहर निकल जा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो अगली कंडीशन पर जा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ वाला कोड एग्जीक्यूट कर और बाहर निकल जा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो अगली कंडीशन पर जा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ वाला कोड एग्जीक्यूट कर और बाहर निकल जा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो भैया अगले केस पे जा। अगले में हो सकता है एल्स इफ हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं करोगे कुछ एग्जीक्यूट सीधा बाहर निकल जाओगे। हो सकता है एल्स हो, तो एल्स में तो जाना ही पड़ेगा। यानी अगर तुम ये अप्लाई करते हो, अगर तुम अप्लाई करते हो और कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इसके अंदर तो पक्का घुसोगे ही घुसोगे। ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, अगली पे जा। ये ट्रू नहीं हुई, अगली पे जा। ये ट्रू नहीं हुई, अगली पे जा। ये ट्रू नहीं हुई, एल्स में तो जाना ही पड़ेगा। तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट हो गया। इस प्रकार से काम करता है। एक बार कोड कर दें ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। तो हमने सिंपल से एक बात बोली कि लेट नंबर इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक लॉजिक लिख रहा हूँ, उसे फटाफट चेक करते हैं। तो हमने बोला इफ नंबर इज इक्वल्स टू 1, अगर ये नंबर 1 है तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया ए, ठीक है। मैंने बोला और केस भी तो हो सकते हैं, तो हमने बोला इफ़ नंबर इक्वल टू 2, तो मैंने बोला बी, ठीक है। ये सेकंड केस भी राइट डाउन कर दिया। मैंने बोला एल्स इफ नंबर इक्वल टू 3, और मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया सी, ठीक है। ऐसे ही मैं और कंडीशंस ऐड करता गया, ठीक है। मैंने बोला नंबर इक्वल टू 4, और यहाँ पर ही मैंने कंडीशन राइट डाउन कर दी कि भैया यहाँ पर डी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक और एल्स इफ राइट डाउन कर दिया कि भैया नंबर इक्वल टू 5, और मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ई, ठीक है। और मैंने बोला कि ठीक है, और लास्ट में एल्स लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, नहीं लगाना चाहूँ तो नहीं लगाऊंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया मैंने, पूरा सिंटेक्स ऑब्जर्व कर लिया। सबसे पहले इफ़ तो आना ही आना है, फिर मल्टीपल एल्स इफ जितना तुम चाहो उतना लगा सकते हो, पर मेक श्योर करना कि हर एल्स इफ के बाद तुमने कंडीशन लगाई हो, और लास्ट में एल्स वाला पार्ट जो है ऑप्शन लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं लगाना चाहो तो हटा भी सकते थे, कोई भी इशू नहीं था, ठीक है। चला सकते हैं। तो एक बार मैं पूरा रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बोला इसे क्लियर कर लेते हैं एक बार, नोड index.js, ठीक है। तो मैंने सिंपल से एक बात करी मित्र, और वो बात ये है कि नंबर की वैल्यू 5 है। आप इफ़ के पास आए, आपने बोला क्या नंबर 1 है, जवाब आया फॉल्स। एल्स इफ के पास है क्या नंबर 2 है, जवाब आया फॉल्स। एल्स इफ के पास है क्या नंबर 3 है, जवाब आया फॉल्स। एल्स इफ के पास है क्या नंबर 4 है, जवाब आया फॉल्स। एल्स इफ के पास है क्या नंबर 5 है, जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में आपने इसको एग्जीक्यूट किया और आप बाहर निकल गए, ई प्रिंट होना चाहिए।
क्या ई प्रिंट हो रहा है? बढ़िया, ई प्रिंट हो रहा है। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो क्या होता? ध्यान से देखते हैं। नंबर की वैल्यू 5 है, क्या नंबर 1 है? फॉल्स। क्या नंबर 2 है? फॉल्स। क्या नंबर 3 है? फॉल्स। क्या नंबर 4 है? फॉल्स। एल्स में तो जाना ही पड़ेगा, एफ प्रिंट हो गया, एफ प्रिंट हो गया। इस प्रकार आपने संभाल लिया। अगर मैंने एल्स हटा दिया होता तो नंबर की वैल्यू 5 है, क्या नंबर 1 है? फॉल्स। क्या नंबर 2 है? फॉल्स। क्या नंबर 3 है? फॉल्स। क्या नंबर 4 है? फॉल्स। कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कुछ भी आंसर में नहीं आएगा, खत्म। इस प्रकार आपने इसे संभाल लिया, इस प्रकार आपने इस केस को संभाल लिया। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे मल्टीपल इफ मैं लगाता हूँ तो वो रीडेबिलिटी खराब कर देते हैं, उतना मज़ा मुझे नहीं आता, तो इसको अच्छे से लिखने का तरीका है, स्विच के द्वारा हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं। पर वो स्विच की बात करने से पहले हम यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स की बात कर सकते हैं कि लेट्स से 4 के अंदर मैंने एक और कंडीशन राइट डाउन कर दी, 4 के अंदर मैंने एक और कंडीशन राइट डाउन कर दी कि ये खुद अपने आप में एक एल्स इफ था, पर यहाँ पे एक और इफ लगा दिया मैंने कि भाई इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो आपने यहाँ पर राइट कर दिया आई कैन वोट। तो अब ध्यान से देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे एज भी राइट डाउन कर दिया, लेट एज इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं क्या होगा, अब मज़ा आएगा समझने में, ठीक है। तो मैंने इसको रख दिया 4, अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने एक इफ़ के अंदर अगेन एक और इफ़ डाल दिया, नेस्टेड इफ़ वाली गेम समझ लिया। ऐसे एक और इफ़ के अंदर तुम मल्टीपल इफ़ डाल सकते हो, इफ़ एल्स डाल सकते हो, इफ़ एल्स इफ़ डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है जो भी इंसर्ट करना चाहो। तो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, नंबर की वैल्यू 4 है, एज की वैल्यू 14 है, क्या नंबर 1 है? नहीं। क्या नंबर 2 है? नहीं। क्या नंबर 3 है? नहीं। क्या नंबर 4 है? हाँ। तो आप इस ब्रैकेट के अंदर घुस गए। आपने बोला क्या एज 18 से बड़ी है? 14 18 से बड़ी नहीं है, तो आप इस ब्रैकेट के अंदर नहीं गए क्योंकि फॉल्स था। आपने डी प्रिंट कर दिया, सिंपल। डी प्रिंट होना चाहिए, चेक करते हैं। बढ़िया। पर अगर मैं इस एज को 104 कर दूं तो क्या होगा? नंबर की वैल्यू 4 है, एज की वैल्यू 104 है। क्या नंबर 1 है? नहीं। क्या नंबर 2 है? नहीं। क्या नंबर 3 है? नहीं। क्या नंबर 4 है? हाँ। तो आप इस ब्रैकेट के अंदर घुसने वाले हो। आपने बोला क्या एज 18 से बड़ी है? 104 18 से बड़ी है, जी हाँ। तो आप इस ब्रैकेट के अंदर घुसने वाले हो। आपने आई कैन वोट प्रिंट कर दिया, बाहर निकले, डी प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट कंज्यूम कर लिया। अब आप बाहर निकल गए, तो पहले आई कैन वोट प्रिंट होगा, फिर डी प्रिंट होगा। बढ़िया। इस प्रकार से आपने नेस्टेड इफ एल्स वाली गेम भी समझ लिया, ठीक है। अगेन वापस चलते हैं। मैंने बोला जो पहले कोड लिखा होता है उसे और आसान तरीके से भी हम लिख सकते थे, स्विच की हम बात कर रहे थे, तो उसे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बार स्विच का सिंटैक्स जो है ना, सिंटैक्स समझा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है स्विच केस। स्विच केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सिंटैक्स समझते हैं पहले और फिर कोड के अंदर उसे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो सिंटैक्स की हम बात कर रहे हैं, सिंटैक्स कैसा होता है, क्या रूल्स हैं इसको राइट डाउन करने के। तो मैंने बोला आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि भैया स्विच, और स्विच के अंदर ब्रैकेट में आपने अपने एक्सप्रेशन एंटर कर दिया, जो भी एक्सप्रेशन आप रखना चाहें वो आपने एंटर कर दिया, आपके स्विच के ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है। यहाँ पर आपने केसेस बनाए कि मेरा पहला केस ये है, कॉलन लगाना पड़ेगा, जो भी लॉजिक है वो ऐड करो। आपने बोला मेरा अगला केस ये है, यहाँ पर राइट डाउन करना पड़ेगा केस की वैल्यू क्या है, और आपने अपना लॉजिक लगा दिया, यहाँ पे अपना अगला केस लगा दिया और यहाँ पे अपना लॉजिक राइट डाउन कर दिया, ठीक है। और लास्ट में ऑप्शनल है, अगर तुम डिफ़ॉल्ट केस लगाना चाहो तो तुम वो भी लगा सकते हो। जैसे अभी इफ़ एल्स के अंदर तुम देखा कि एल्स वाला पार्ट ऑप्शनल था, वैसे ये डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट जो है ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। तो ये तरीका है तुम्हारा स्विच राइट डाउन करने का। इसे हम एक बार फटाफट से देखते हैं क्या चलता है कोड के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पार्ट को कर दिया कमेंट अभी के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला कि लेट नंबर इज इक्वल्स टू 3 और स्विच केस राइट डाउन करना शुरू किया। मैंने बोला स्विच और यहाँ पे इस नंबर की वैल्यू डाल दी और मैंने बोला केस बनाता हूँ फटाफट। तो मैंने केस 1 बनाया, जिसके अंदर मैंने बोला कि मैं ए प्रिंट कर दूंगा गाइज। उसके बाद मैंने केस 2 बनाया, जिसके अंदर मैंने बोला मैं बी प्रिंट कर दूंगा गाइज। मैंने केस 3 बनाया, जिसके अंदर मैंने बोला कि भाई मैं सी प्रिंट कर दूंगा। मैंने केस 4 बनाया, जिसके अंदर मैंने बोला कि भाई मैं डी प्रिंट कर दूंगा। और मैंने डिफ़ॉल्ट केस बनाया, जिसके अंदर मैंने बोला कि भाई मैं एफ प्रिंट कर दूंगा। ये एग्जैक्टली सेम कोड आप लिख चुके हैं ऊपर। तो जो तुमने ये लिखा था वही एग्जैक्ट सेम कोड तुमने स्विच में इस तरीके से राइट डाउन कर लिया है। समझते हैं, देखते हैं कोई गलती है या नहीं, अगर है तो ठीक कैसे करेंगे, समझते हैं। तो नम की वैल्यू 3 है, स्विच के अंदर आपने नम दे दिया, तो जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर आप देंगे, जो भी नंबर देंगे, जो भी वैल्यू देंगे, वो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा और जो भी वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू को इन केस की वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर 3 था तो 3 यहाँ पर मैच हो गई, तो 3 यहाँ पर मैच होने से आपका केस 3 का कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी सी प्रिंट होना चाहिए। चेक करते हैं सी प्रिंट हो रहा है कि नहीं।
भैया सी भी प्रिंट हो रहा है, डी भी प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे तो चलो हमारा एरर है, एफ लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रिंट क्यों हुए? मैंने बोला नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो सी डी एफ तीनों प्रिंट हो गए क्योंकि हमने एक मेजर गलती करी है। मेजर गलती ये है कि हर एक केस जो एग्जीक्यूट हो गया है उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि अगर केस 1 हिट हुआ है और आपने ए प्रिंट कर दिया है, उसके बाद नीचे एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, स्विच केस से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही केस 1 एग्जीक्यूट हो जाए और मैं आगे एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, स्विच से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो मुझे कीवर्ड लिखना पड़ेगा हर केस के बाद ब्रेक। स्विच से बाहर निकल जाओ भाई, ये क्या लिख दिया मैंने बोला ब्रेक। ये इंपॉर्टेंट है। अगर केस 2 एग्जीक्यूट हो चुका है और उसके बाद मैं एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, सीधा बाहर निकलना चाहता हूँ, मुझे क्या राइट डाउन करना पड़ेगा? ब्रेक। सेम विद केस 3, सेम विद केस 4, डिफॉल्ट के बाद लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं और फंस जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। अब सिर्फ सी प्रिंट हुआ है, क्यों? नम की वैल्यू 3 थी, स्विच के अंदर 3 आया, केस 3 हिट हुआ, आपने सी को प्रिंट कर दिया, सी यहाँ प्रिंट हो गया, आपका ब्रेक रिच हुआ। ब्रेक का मतलब स्विच से बाहर निकल जाओ, लाइन नंबर 77 पर आप निकल गए, कहानी खत्म। इस प्रकार से आपने कोड लिख दिया। आई थिंक दिखने में नीट एंड क्लीन लग रहा होगा और समझ में अच्छे से आ गया होगा। लेट्स से मैंने यहाँ से गलती से ब्रेक नहीं लगाया होता तो क्या होता? लेट्स से नहीं लगाता तब क्या होता? नम की वैल्यू 3 है, स्विच में 3 वैल्यू आई, 3 वाला केस हिट हुआ, आपका सी प्रिंट हो गया। अगली लाइन पर गए, क्योंकि ब्रेक नहीं है तो लाइन पर जाना पड़ेगा, आपका डी भी प्रिंट हो गया, फिर ब्रेक मिला, बाहर निकल गए, तो सी और डी दोनों प्रिंट हो गए होंगे। इस प्रकार आपके दोनों काम भी हो गए, ठीक है। तो आपने ये भी कर लिया, और इस प्रकार से आपको कंडीशनल्स के बारे में, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में ज्ञान हो गया, क्योंकि आपने इसी लेक्चर के अंदर इफ़ के बारे में पढ़ लिया, इफ़ एल्स के बारे में पढ़ लिया, इफ़ एल्स इफ के बारे में पढ़ लिया, इफ़ एल्स इफ एंड एल्स इसके बारे में भी पढ़ लिया, स्विच केस के बारे में भी पढ़ लिया, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ लिया, और बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेटर्स आपने यहाँ पर देखे थे यहाँ पर। तो अच्छा ज्ञान आपको इनके बारे में भी हो चुका है। एक बार मैं होमवर्क दूंगा आपको, एक बार लिटरल्स वाला जो आर्टिकल है ये आप पढ़ के आएंगे, और इसकी समरीज एक बार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर राइट डाउन करके देंगे, जिसकी समरी बढ़िया होगी, जो मुझे लगेगा मेहनत करके आए बिना चैट जीपीटी के, उसे हम कोड्स और गुडीज प्रोवाइड कर देंगे उनका एड्रेस पूछ के, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आएगा। एक और अनाउंसमेंट जाने से पहले कि हमारा सुप्रीम DSA 3.0 कोर्स की आज लास्ट 8 hours 30 minutes बचे हुए हैं। तो इनके यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न DSA, तो आप हमारे सुप्रीम 3.0 लाइव DSA बैच का पार्ट बन सकते, जो कि स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल 2024। मैं आशा करता हूँ आप मिलेंगे मुझे अपनी पहली लाइव क्लास के अंदर। और धन्यवाद एवरीवन। इस अर्ली बर्ड ऑफर के बाद इस कोर्स का प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो अभी लेने में फ़ायदा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट। आज हमारा टारगेट था ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल्स के बारे में पढ़ना, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल्स के बारे में अच्छे से पढ़ा पाया हूँ, समझा पाया हूँ। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, आशा करता हूँ मज़ा आया होगा। और अगर समझ में आए तो एक काम आप मेरे लिए करेंगे कि भैया समझ में आ गया, बढ़िया पढ़ा दिया आपने, ये आप कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि बाकी लोगों को पता लग पाए कि हाँ यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं, पढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो इतना ही था दोस्त, मिलते हैं आपसे किसी और लेक्चर के अंदर। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, सी या।